तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमडी पढ़ाता हूँ एंड वीक में 3 डेज जो है मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है मैं एफएमडी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर के लिए। एंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। ठीक है। मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी मैं एफएमडी के काफी सारे है ना लेक्चर्स करा चुका हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मेरी एफएमडी की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है और आप इसको लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोस पर मिल जाएगा। मेरी क्लास की टाइमिंग्स रहती हैं 7 से 8 बजे शाम में। ठीक है। ओके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। The following lecture contains graphic images, autopsy findings, and discussions of mature themes related to forensic medicine and toxicology. These images and discussions are intended solely for educational purposes to illustrate key concepts and facilitate learning. Viewer discretion is advised. If you are sensitive to graphic content or find it disturbing, please refrain from watching. This lecture is intended for medical professionals, students, and individuals seeking to learn about forensic medicine and toxicology. The content is presented in such a responsible and educational manner in accordance with YouTube community guidelines. By watching this lecture, you acknowledge that you are aware of the graphic content and are viewing it for educational purposes only. Okay? ठीक है। मुझे सिर्फ इस तरह से डिस्क्लेमर देना पड़ता है क्योंकि भाई यूट्यूब का थोड़ा गाइडलाइंस का इशू है। कम्युनिटी कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ इशू है, इसकी वजह से है ना वहाँ पे मुझे ये डिस्क्लेमर पहले देना होता है। ठीक है। शुरू करते हैं फिर आज का। ठीक है। आज की क्लास से पहले मैं शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम का मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या था कि लास्ट जो क्लास थी उसमें जो है मैंने थोड़ा सा जो है लेक्चर टाइम कम होने की वजह से मैंने थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स में जल्दी कर दिया, तो मैंने सोचा कि जो है उन टॉपिक्स को थोड़ा सा जो है मैं एक बार और मतलब है ना थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ ताकि किसी को भी है ना कोई दिक्कत ना हो उन टॉपिक्स में। ठीक है। तो लास्ट जो हम लोग है ना कर रहे थे वो हमने छोड़ा था पामर स्ट्रैंगुलेशन पे, इसको हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया था वहां पे। मैं दोबारा समझा देता हूँ आज। ठीक है। पामर स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, सारा चीजें देखो। हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, हम लोग स्ट्रैंगुलेशन पढ़ रहे थे। तो पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन होता क्या है, देखो पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पाल्मर और स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन हम जानते ही हैं क्या होता है, और पाल्मर मतलब पाल्म के थ्रू। ठीक है। पाल्मर मीन्स पाल्म्स के थ्रू होने वाला स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, उसको कहते हैं पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस केस में कि पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है। देखिए, पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन में ये होता है कि दो हैंड्स का यूज होता है। ठीक है। पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि टू हैंड्स यूज, दो हाथों का यूज होता है। ठीक है। उसमें से जो पहला हाथ होता है, फर्स्ट हैंड हॉरिजॉन्टली टू कवर नॉस्ट्रल्स, मतलब जो पहला हैंड होता है जो है वो नॉस्ट्रल्स जो होते हैं है ना उसको कवर करता है। और जो दूसरा हाथ होता है वो परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट विद बेस ऑफ इट्स पाम कवरिंग द नेक। यानी कि पहला जो हाथ होता है वो नॉस्ट्रल्स पे होता है। ठीक है। एंड जो दूसरा हाथ होता है वो फर्स्ट वाला, जैसे कि मान लो फर्स्ट वाला ये है, तो फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। विद बेस ऑफ इट्स पाम कवरिंग द नेक, और उसमें क्या होगा कि जो पाम का जो बेस होगा ना, है ना, पाम का जो बेस होगा वो नेक को कवर कर रहा होगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इस वाले में। और ये जो फोटो यहाँ पे दी हुई है, एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके। जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में है ना आप देख पा रहे होंगे कि एक जो हाथ है वो इस तरीके से है, दूसरा हाथ उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिख रहा है ना कि एक हाथ ऐसा है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज, पहला हाथ जो है फर्स्ट हैंड हॉरिजॉन्टली टू कवर नॉस्ट्रल, पहला ये जो हाथ है ये नॉस्ट्रल्स को, ये मान लेते हैं यहाँ है नॉस्ट्रल्स। ठीक है। तो पहला ये जो हाथ है वो नॉस्ट्रल्स को कवर कर रहा है, और जो दूसरा हाथ है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। और कहाँ पे है, विद बेस ऑफ इट्स पाम कवरिंग द नेक। और ये देख रहे हैं आप, ये जो पाम का बेस है यहाँ पे ये नेक के एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, ये नेक का एरिया है। तो ये पाम का जो बेस है वो नेक के एरिया को कवर कर रहा है, मतलब एक हाथ से जो है नॉस्ट्रल्स कवर है, एंड दूसरे हाथ से क्या हो रहा है कि नेक के ऊपर जो है वहां पे प्रेशर लगाया जा रहा है थ्रू पाम्स। ठीक है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं इस वाले केस में।
ठीक है, तो ये होता है पामर स्ट्रैंगुलेशन। ओके। देन फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी क्या थी, मगिंग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी स्ट्रैंगुलेशन में, वो थी हमारी मगिंग। ओके। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो है कि मगिंग क्या होता है। ठीक है, वेट फॉर सेकेंड, मैं इसको जो है रब कर देता हूँ पहले। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मगिंग। मगिंग जैसे हम लोगों ने है ना पहले भी है ना थोड़ा सा बात किया था मगिंग को देखने की, मगिंग क्या होती है, लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख ले रहे हैं क्योंकि पिछली बार जल्दी हुआ था ना काफी इस वजह से। ठीक है, तो मगिंग। ठीक है, मगिंग में क्या होता है कि नेक कंप्रेशन बाय बेंड ऑफ एल्बो या फोर आर्म। मगिंग में क्या होता है कि जो नेक का कंप्रेशन होता है, सबसे पहली चीज किस चीज का कंप्रेशन होता है, नेक का ही कंप्रेशन होता है। किससे नेक का कंप्रेशन होता है, बाय द बेंड ऑफ द एल्बो। यानी कि एल्बो जो होती है वो कुछ इस तरीके से, जो हाथ मुड़ता है ना, जैसे कि मान लो ये है बॉडी, है ना, मतलब ये जो है कोई पर्सन है और ये उसके हाथ है, तो ये जो एल्बो मुड़ी हुई होती है ना, यहाँ पे होती है नेक। ठीक है, यहाँ पे होती है नेक, और जो है यहाँ से मतलब इस एल्बो के थ्रू जो है कंप्रेशन होता है ना मगिंग के केस में। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ये है मगिंग। ठीक है, ये है मगिंग, देख रहे हैं आप इसमें क्या सीन है कि ये जो एल्बो है, एल्बो के थ्रू है ना कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है मगिंग, मतलब एक सेकंड पर्सन है वो क्या कर रहा है कि इस केस में वो जो है अपनी एल्बो के थ्रू, है ना, एक हाथ देखो इसका इधर है, एक हाथ से कंप्रेशन कर रहा है वहां पे इसकी है ना नेक का, किससे, एल्बोस के थ्रू है ना वहां पे, तो इसको कहते हैं मगिंग। ठीक है, तो मगिंग में क्या होता है, मगिंग में होता है नेक कंप्रेशन बाय बेंड ऑफ एल्बो या फिर फोआर्म। ठीक है, इसी के साथ ही इसमें एक और है मगिंग में ही एक और इसी के सिमिलर होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कैरोटिड स्लीपर। ठीक है, कैरोटिड स्लीपर में क्या होता है कि कंप्रेशन यूजिंग बेंड ऑफ एल्बो, मगिंग के जैसे ही होता है। ठीक है, ऑक्लूड्स कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, मगिंग के जैसे ही होता है, इसमें क्या होता है कि बेंड ऑफ एल्बो से कंप्रेशन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो कैरोटिड आर्टरी है ना, उसका मतलब है ना उसका ऑक्लूजन हो जाता है। ठीक है, वो वहां पे मतलब रुक जाती है ना, प्रेशर पड़ने की वजह से वो वहां बंद हो जाती है। ठीक है, नॉट ट्रैकिया। ठीक है, मगिंग में क्या था कि ट्रैकिया का वहां पे है ना, ट्रैकिया का वहां पे कंप्रेशन होता था, है ना। और यहाँ पे कैरोटिड स्लीपर में क्या हो रहा है कि वहां पे कैरोटिड आर्टरी का वहां पे है ना कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो मगिंग में और जो है कैरोटिड स्लीपर में फर्क है, जैसे कि आपने कई सारे है ना। और फिर इसी तरीके का एक आता है चोक होल्ड। ठीक है, चोक होल्ड में क्या होता है, यूजिंग फ्रंट ऑफ आर्म। ठीक है, फ्रंट ऑफ आर्म, ट्रैक किया मतलब दोनों हाथों से, जैसे कि मान लो ये है नेक, है ना, और ये है मान लो हाँ। ठीक है, ये है मान लो हाँ। ठीक है, ये मान लो है हाँ ना। हाँ, तो बड़ा गंदा बना है लेकिन ये, तो ये जो है फ्रंट मतलब इसी तरीके से ये कुछ कुछ थ्रॉटलिंग जैसे ही है। ठीक है, तो चोक होल्ड में क्या होता है कि यूजिंग फ्रंट ऑफ फोर आर्म, मतलब है ना फोर आर्म का जो है यूज करते हुए क्या किया जाता है, ट्रैकिया को जो है कंप्रेस किया जाता है ना, और जो है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाता है वहां पे। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चोक होल्ड। ठीक है, कई बार आपने जो है वहां पे देखा होगा, जैसे कि WWE या फिर जो है मतलब इसी तरीके की जो फाइट्स वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार आपको है ना चोक होल्ड वहां पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या करते हैं जो प्लेयर्स कई बार क्या करते हैं कि वहां पे चोक होल्ड के थ्रू जो है अपना अपोनेंट होता है ना उसको जो है पेन करा देते हैं। ठीक है, वो होता है चोक होल्ड। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट है हमारा जो कि है गैरोटिंग। गैरोटिंग में क्या होता है देखो, गैरोटिंग में क्या होता है कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ गैरोटिंग का एग्जांपल। गैरोटिंग में क्या होता है कि एक पतला सा वायर लेते हैं, सबसे पहली चीज तो एक डबल हैंडेड वायर का यूज होता है गैरोटिंग में, है ना, एक डबल हैंडेड वायर है ये, है ना, डबल हैंडेड वायर का यूज होता है। देन क्या होता है गैरोटिंग में कि जो है विक्टिम के मतलब वहां पे इस तरीके से वहां पे स्ट्रैंगुलेट किया जाता है, उसके गले में है ना वहां स्ट्रैंगुलेट कर दिया जाता है। देन फिर जो है बोथ हैंड प्रेशर से वहां पे उसको सफोकेट मतलब है ना वहां पे इसको टाइट किया जाता है ना, इस तरीके का होता है गैरोटिंग में। ठीक है, गैरोटिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग अ थिन लिगेचर कॉर्ड या आयरन कप, है ना, अराउंड द नेक फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, है ना वहां पे, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे गैरोटिंग में कि ये डबल हैंडेड वायर का यूज किया गया है वहां पे, और इस तरीके से जो है या इस केस में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से और वहां पे है ना वायर का यूज करके हुए है ना ट्विस्ट करते हुए वहां पे
बिहाइंड है ना, वहां पे इसको कैसे सफोकेट किया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। मेन चीज क्या है, मैं भी है ना कुछ वर्ड्स में मैं थोड़े अवॉइड करने लगा हूँ कुछ वर्ड्स क्या है ना, क्योंकि फिर वही लगता है कि है ना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन फिर है ना दुनिया भर की नौटंकी होने लगेगी, तो फिर उस वजह से थोड़ा वही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गैरोटिंग क्या है, ठीक है। देखो ये अपने दोनों हाथों से देन फिर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ये एक हाथ से इस डायरेक्शन में, एक हाथ से इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना प्रेशर और ज्यादा बिल्डअप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गैरोटिंग, ठीक है। इसी तरीके का गैरोटिंग के सिमिलर ही एक टेक्निक होता है जिसे कहते हैं स्पैनिश विंडलेस टेक्निक, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक टेक्निक होती है स्पैनिश विंडलेस टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक वेरिएंट है गैरोटिंग का ही, मतलब गैरोटिंग जैसा ही इसमें पूरा सीन होता है। इसमें क्या होता है कि जुडिशियल एग्जीक्यूशन इन स्पेन, टर्की, ठीक है। यानी ये जो है मतलब जी ये जो विंडलेस टेक्निक है, स्पैनिश विंडलेस टेक्निक है ना, इसके थ्रू क्या होता था कि जुडिशियल एग्जीक्यूशन होता था स्पेन में और टर्की में, पहले के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि यूजिंग अ लेवर टू ट्विस्ट द आयरन कप अराउंड द नेक, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा था कि गैरोटिंग में क्या होता है कि एक वायर का यूज होता है, ठीक है। और जो है वहां पे गैरोटिंग मतलब बेसिकली ट्विस्टिंग अ थिन लिगेचर कॉर्ड या थिन लिगेचर कॉर्ड का, ठीक है। और वहां पे जो हमने स्पैनिश विंडलेस टेक्निक में क्या होता है कि वहां पे आयरन कफ का यूज होता है, ठीक है। आयरन कफ क्या होता है कि एक पट्टी होती है, मतलब एक लोहे की पट्टी होती है इस तरीके की, ठीक है। एक लोहे की ये पट्टी होती है ना, इस तरीके की होती है, और ये जो है सर्कुलर पट्टी होती है, मतलब ऐसे यूं करके, मतलब एक सर्कल के उसमें होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो उसका वो लगा होता है हुक, ठीक है, खोलने बंद करने के लिए, है ना। इसको जो है मतलब मान लो ये रहा नेक, है ना, नेक के अराउंड जो है इसको इस तरीके से वहां पे डाल दिया जाता है। देन फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक लगा होता है हैंडल, ठीक है, हैंडल टाइप लगा हुआ था। अब उस हैंडल को क्या होता है ट्विस्ट करके जो है टाइट किया जाता है, जैसे जैसे हैंडल टाइट होता रहता है तो फिर वहां पे ये जो आयरन कप है ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये भी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये है स्पैनिश विंडलेस टेक्निक। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे ये हैंडल है, ये एक हैंडल लगा हुआ है, ये इस आयरन कप से जुड़ा हुआ हैंडल है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। एंड जो है ये यहाँ पे आयरन कप जो है यहाँ पे टाइटली वहां पे बंधा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो है भाई वहां पे ये पर्सन है, जुडिशियल पर्सन है, मतलब कोर्ट की तरफ से इनकी प्रेजेंस में ये जो है मतलब पनिशमेंट दी जा रही है, ठीक है। तो ये है वहां पे स्पैनिश वेल्डलेस टेक्निक। ये जो हैंडल देख पा रहे होंगे आप, इस हैंडल को क्या किया जाता है कि ना ट्विस्ट किया जाता है, जैसे जैसे हैंडल ट्विस्ट होता है यहाँ पे जो है प्रेशर बढ़ता जाता है और कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज होती है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया गैरोटिंग, और ये वाली चीज भी देख ली स्पैनिश विंडलेस टेक्निक, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। देन फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम लोग कहते हैं बंस डोला। बंस डोला ये हमने पहले भी पढ़ा था, और इसका एक माइनर हमने पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने बंस टोला। बंस टोला क्या होता है, बंस टोला में क्या होता है कि बंस, बंस ये वर्ड आया है बांस से, बंस टोला मतलब बांस, ठीक है, बांस से टर्म आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बंस टोला में कि कंप्रेशन द नेक यूजिंग बैम्बू स्टिक, मतलब बांस की जो लकड़ी होती है उसके थ्रू जो है कंप्रेशन ऑफ नेक होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, और ये देख पा रहे होंगे आप कि ये बैम्बू स्टिक्स हैं, या तो फिर ये जो है हॉरिजॉन्टली वहां पे प्लेस्ड है, ठीक है। बैम्बू स्टिक्स इन दी फ्रंट एंड बैक ऑफ द नेक, ठीक है। फ्रंट में एक फ्रंट में है और एक बैक में है, ठीक है। ये वाली बैक में है, ये वाली फ्रंट में है, फ्रंट एंड बैक में, ठीक है। इस तरीके से एंड देन फिर क्या किया गया, मतलब फिर क्या किया जाएगा कि ये इधर से और ये जो है इधर से इसको टाइटली जो है ना प्रेस किया जाएगा। एक तो ये टेक्निक होती है, नहीं तो एक दूसरी टेक्निक ये है बंस टोला में कि इस तरीके से ना एक क्रॉस बनाया जाएगा एंड इसको वहां पे बांध दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। एंड जो है नेक यहाँ पे रहेगी एंड देन फिर यहाँ से और पीछे से यहाँ से है ना इसको आपस में यूं करके मतलब है ना टाइटली कंप्रेस किया जाएगा, है ना, इस तरीके से। जैसे आप देख पा रहे होंगे बंस टोला में ये वाला जो टेक्निक है ये यहाँ पे दिखाया गया है,
कि एक ये जैसे इसमें दिखाया जा रहा है ना वहां पे, देन बीच में ये जो है नेक, बीच में ये नेक का एरिया, ये नेक का एरिया यहाँ बीच में रहेगा। देन पीछे से जो पर्सन है वो इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, पीछे से कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे नेक में काफी ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बंसडोला। ठीक है, ओके। तो बंसडोला में कौन कौन सी टेक्निक, बंसडोला में एक तो इस तरीके से है ना, मतलब किया जाता है ना, एक बंसडोला में इस तरीके से, वहां पे इस तरीके से वहां किया जाता है, ठीक है, बंसडोला में। एंड तीसरा तरीका क्या होता है बंसडोला का, वो हो सकता है कि विक्टिम कैन बी ऑन द फ्लोर, है ना, मतलब विक्टिम मान लो ये फ्लोर है, तो जो है मतलब पर्सन जो है वो फ्लोर पे हो सकता है, एंड बैम्बू स्टिक्स प्लेस्ड ओवर हिज नेक, है ना, अक्यूज्ड स्टैंड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टिक टू कंप्रेस इट। मतलब यानी कि कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि मान लो ये है विक्टिम, है ना, और जो है ये भी मैं एजुकेशनल पर्पस से ही बता रहा हूँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा इस चीज को एक्सप्लेन करने का जो है मोटो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ही है। ठीक है, तो मान लो और ये है विक्टिम एंड ये है एक्यूज, ठीक है, ये है मान लो एक्यूज, है ना। अब एक्यूज्ड ये है, अब क्या है कि जैसे कि मान लो, वेट फॉर सेकंड, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे। अब क्या है कि एक्यूज ने इस तरीके से रखा वहां पे, है ना, बैम्बू स्टिक को, एंड देन फिर जो था उस बैम्बू स्टिक को दोनों हाथों से प्रेशर दिया। ठीक है, मतलब यानी सिंगल बैम्बू स्टिक से ही दोनों हाथों से फिर है ना प्रेशर दिया, एक इस साइड एक इस साइड, इस तरीके से, मतलब एक्यूज ने जस्ट उसके ऊपर आके एंड बैम्बू स्टिक रखी उसकी नेक पे, देन फिर है ना उसको दोनों साइड से प्रेशर दिया। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये है नेक, है ना, और ये जो है और वहां पे बैम्बू स्टिक, ठीक है, एंड यहाँ इस जगह से और इस जगह से एक्यूज ने फिर वहां पे उसको प्रेशर दिया, है ना, उसकी नेक पे। ठीक है, तो ये बंसटोला की थर्ड मतलब है ना थर्ड टेक्निक है। ठीक है, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिर स्ट्रैंगुलेशन खत्म। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो है कि हमारे एसेक्सुअल डेथ में हमारे तीन मेन है, एक तो था हमारा हैंगिंग, एक था हमारा स्ट्रैंगुलेशन एंड तीसरा था हमारा सफोकेशन मोड में। ठीक है, मोड ऑफ एस्फिक्सिया में और जो था वहां पे हमारा तीसरा था सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन क्या होता है, देखो, सफोकेशन मीन्स ये होता है कि अगर हम लोग हिंदी में बात करें सफोकेशन की, तो उसको हम लोग वहां पे हम कह सकते हैं, मतलब मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में दम घुटना, है ना, जैसे एस्फिक्सिया का ही, क्योंकि सफोकेशन एक टाइप है ना। जैसे एस्फिक्सिया क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के अगर मन में क्वेश्चन आ रहा हो, तो एस्फिक्सिया एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एस्फिक्सिया एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, और सफोकेशन क्या है, सफोकेशन उसका एक हिस्सा है। ठीक है, ये है एस्फिक्सिया, सफोकेशन जैसे ये एक हिस्सा है। जैसे एस्फिक्सिया में क्या होता है कि भाई कि हाँ सांस ना मिल पाने की वजह से, है ना, तो वो चीज होती है, वहां पे डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एस्फिक्सिया कई तरीकों से हो सकता है, सफोकेशन की वजह से भी हो सकता है, हैंगिंग की वजह से भी हो सकता है वहां पे, है ना, एंड देन फिर जो है स्ट्रैंगुलेशन की वजह से भी हो सकता है। तो सफोकेशन जो है उसी का ही पार्ट है। सफोकेशन में जो क्या चीज रहता है, हम लोग जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं वहां पे, कि सफोकेशन में क्या चीज रहता है कि दम घुटना। अब दम घुटना जो है, इसमें सफोकेशन में क्या फर्क रहता है हमारा, मैं बता देता हूँ कि हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन से, जैसे देखो एक था हैंगिंग, एक था स्ट्रैंगुलेशन, इन दोनों में क्या था कि लिगेचर का यूज हो रहा था, पहली चीज, है ना, पहली चीज तो इन दोनों में लिगेचर का यूज हो रहा था दोनों में, है ना। दूसरी चीज इन दोनों में क्या थी कि जो है नेक का कंप्रेशन हो रहा था। ठीक है, इन दोनों में क्या था कि नेक कंप्रेशन हो रहा था इन दोनों में। ठीक है, अब लेकिन क्या सफोकेशन के केस में क्या है, सफोकेशन में ना ही लिगेचर का यूज हो रहा है ना, ना ही जो है नेक कंप्रेशन का यूज हो रहा है ना, ना लिगेचर का यूज होगा ना नेक कंप्रेशन का यूज होगा। ठीक है, मतलब जो सफोकेशन वाले में सीन होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि भाई मतलब अंदर बिना किसी प्रेशर के, मतलब है ना, वहां पे कुछ फिजियोलॉजिकल चीजों की वजह से भी हो सकता है, कुछ मैकेनिकल चीजों की वजह से भी हो सकता है सफोकेशन, लेकिन क्या होगा कि किसी भी तरीके का कंप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब विदाउट नेक कंप्रेशन।
ठीक है। तो सफोकेशन में क्या होता है, फीचर क्या है सफोकेशन का, कि एक्सक्लूजन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स विदाउट नेक, मतलब लंग्स में जो है मतलब है ना एयर का एक्सक्लूजन हो जाएगा, लेकिन बिना नेक कंप्रेशन के, ठीक है। जो कि हमें वहां पे हैंगिंग में तो नेक कंप्रेशन दिख रहा था, और स्ट्रैंगुलेशन में भी हमें नेक कंप्रेशन देखने को मिल रहा था, है ना। तो वो चीज नहीं होगी। ओके, आई होप लगता है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो सफोकेशन की अगर हम बात करें थे, तो हमने ये भी जान लिया कि सफोकेशन क्या होता है। सफोकेशन मीन्स होता है दम घुटना, है दम घुटना जैसे हम लोग कहते हैं ना। वो भी किस वजह से, मतलब कोई नेक कंप्रेशन की वजह से नहीं, वो मतलब अंदर से ही किसी फिजियोलॉजिकल या मैकेनिकल चीज की वजह से, है ना, विदाउट नेक कंप्रेशन, है ना। लंग्स में मतलब है ना सांस का ना, मतलब सांस ना ले पाना, है ना, वो चीज हम सफोकेशन में ले सकते हैं, है ना, लेकिन बिना नेक कंप्रेशन के। ठीक। जैसे कि मान लो कि एयर की मतलब ऑक्सीजन की है ना शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से भाई मतलब है ना क्या था कि मतलब सफोकेशन हो गया। ठीक है। जैसे मान लो हम लोग किसी केव में चले गए, तो वहां पे सफोकेशन हो गया। मान लो किसी ऐसी जगह पे, मान लो हमारा जो हमारे रेस्पिरेटरी मतलब थे, जिनसे हम लोग है ना पाथवेज थे, जैसे कि मान लो माउथ है, नोज है, वो किसी वजह से मतलब है ना क्लोज हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या था कि एयर का इंटेक नहीं हो पा रहा। जब एयर का इंटेक नहीं हो पा रहा, तो लंग्स में जो है वहां पे और एयर नहीं रही है ना, उसमें से लंग्स में एयर का एक्सक्लूजन हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से क्या था कि भाई जब एयर इनटेक नहीं हो रहा, तो फिर भाई ऑक्सीजन है ना कहाँ से पहुंचेगा, ब्लड में और बाकी जगह पे, तो उसे हम लोग कहेंगे सफोकेशन। ठीक है। ओके। तो सफोकेशन का जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा स्मॉदरिंग। ठीक है। सफोकेशन का हमारा जो मतलब पहला मोड है सफोकेशन का, मोड ऑफ सफोकेशन की अब हम बात करेंगे अगर, तो मोड ऑफ सफोकेशन में कि किन किन चीजों से सफोकेशन हो सकता है। तो मोड ऑफ सफोकेशन में हमारा सबसे पहला मोड है वो है हमारा स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉदरिंग होता है साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल। ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लो ये है कोई पर्सन, ठीक है, ये रही उसकी आंखें, है ना, ये रही उसकी नाक, ये रही उसकी नॉस्ट्रिल्स, और ये रहा उसका मुंह, है ना। अब क्या था कि इसकी नोज को, है ना, अब क्या था कि किसी भी रीजन की वजह से भाई मान लो इसकी नोज और इसका जो है ना माउथ, मतलब इसकी नॉस्ट्रल्स एंड इसका माउथ, है ना, दोनों का जो है वहां पे क्लोजर हो गया किसी भी वजह से। वो मैकेनिकल हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है ना, किसी भी रीजन की वजह से हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्मॉदरिंग। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक स्मॉदरिंग का मैं आपको एक एग्जांपल लेके है ना वहां पे बता देता हूँ स्मॉदरिंग का किस तरीके को कैसा सीन रहता है। वेट फॉर सेकेंड। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं ये। ठीक है। देखो स्मॉदरिंग में क्या होता है, ये जो इमेज है मैं बता दूं, जो भी इमेज दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो स्मॉदरिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने मूवीज में देखा होगा, तो रुक जाओ, मूवीज में क्या मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो ये है स्मॉदरिंग, ये एक एग्जांपल है स्मॉदरिंग का, है ना। इसे हम एजुकेशनल पर्पस के लिए देखो। स्मॉदरिंग में क्या है कि जैसे ये देख रहे हैं आप, है ना, जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल एक हाथ से जो है नॉस्ट्रिल्स बंद कर दी गई है नाक, और एक हाथ से जो है माउथ को वहां पे बंद कर दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, दूसरे वाले केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दूसरे वाले केस में हमें देखने को मिल रहा है कि पिलो के थ्रू जो है वहां पे नोज यानी नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ जो है वहां पे बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो इसे हम लोग मतलब किसी भी केस में जिसमें नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ जो है वो वहां पे क्लोजर हो जाए, उनका बंद कर दिए जाए, ठीक है ना, और उसकी वजह से सफोकेशन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्मॉदरिंग। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो स्मॉदरिंग होता है साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया जो है सफोकेशन का पहला मोड ऑफ सफोकेशन, स्मॉदरिंग। ठीक है। ओके। अब देखो सफोकेशन जो है भाई वो वहां पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से भी हो सकता है ना। सफोकेशन जो है एक्सीडेंटल भी हो सकता है। एक्सीडेंटल कैसे, जैसे मान लो न्यू बॉर्न विद इंटैक्ट सैक, जो एमनियोटिक सैक, मान लो कोई न्यू बॉर्न पैदा हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या था कि जो उसका एमनियोटिक सैक था वो जो है भाई उसमें फुल टू भाई वहां पे क्लोज था। नॉर्मल सी चीज है भाई, वो क्लोजर में ही आता है, लेकिन क्या था कि मान लो कि हम
टाइम के साथ भाई उसका जो है वहां पे एमनियोटिक सैक मतलब जो है ना अम्बिलिकल कॉर्ड तो वहां पे है ना कट कर दी गई, लेकिन जो है एमनियोटिक सैक जो है वहां पे ओपन नहीं किया गया। अब क्या है कि भाई अब उसको, वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो भाई कट कर दी गई। अब वो क्या था, जो एमनियोटिक फ्लूइड में अब जो बेबी पड़ा हुआ है, तो फिर अब वहां पे क्या है कि उसको सफोकेशन होने लगेगा, क्योंकि है ना सिंपल सी चीज वही है। तो उस केस में जो है वहां पे उसको सफोकेशन होने लगेगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटल हो सकता है, यानी न्यूबॉर्न विद इंटैक्ट सैक के केस में, है ना। और क्या हो सकता है, इन्फेंट कवर्ड बाय हैवी ब्लैंकेट या बेडशीट। मान लो कोई बच्चा है ना, कोई मान लो छोटा सा बच्चा है। अब मान लो उसको माँ बाप ने क्या किया कि है ना कि किसी हैवी बेडशीट से, मान लो सर्दी का टाइम हो, उसने भारी सी बेडशीट उड़ा दी, है ना, बच्चे को उड़ा दी, या का चद्दर उड़ा दी कोई भारी सा, है ना। अब उसके केस में क्या था कि भाई बच्चा तो भाई नाजुक सा होता है ना, उसमें इतना दम का हो, उसके लंग्स भी उतने मजबूत नहीं होते। भाई तुमने भारी सा उड़ा दिया, कंप्लीट बिल्कुल मुंह एकदम ढक गया। अब उस केस में क्या था कि बच्चे के नोज एंड माउथ पे जो है भाई वहां पे बंद हो गया, वो नहीं सांस ले पा रहा। तो वो एक सफोकेशन में वहां पे डेथ हो सकती है, तो वो एक एक्सीडेंटल सफोकेशन का केस हो गया, ठीक है। अडल्ट फॉल इनटू पाइल ऑफ सैंड मड, ये स्पेशली इफ इंटॉक्सिकेटेड। अब मान लो कोई अडल्ट था, अब वो क्या था कि वो नशे में था, और मान लो कोई दारू पिए हुए इंसान था, वो क्या था कि नशे में जो है भाई किसी मड में यानी कीचड़ ईचड़ में गिर गया उल्टे मुंह करके। भाई जब वो उल्टा मुंह गिर गया तो उस कीचड़ में क्या था कि उसका नाक और मुंह तो कीचड़ में था, तो जिसकी वजह से क्या था कि उसको एयर का इंटेक कर नहीं सकता था। तो वहां पे भाई सफोकेशन हो गया, है ना। तो वो वहां पे एक केस हो सकता है, जैसे श्रीदेवी के केस में क्या था कि श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी, तो वो भी इंटॉक्सिकेटेड थी, एंड देन फिर वो जो है बाथ टब में गिर गई थी, है ना, वहीं पे बेहोश होके। एंड जो है भाई फिर उनको सफोकेशन हो गया था, एंड देन फिर है ना उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है सफोकेशन, ठीक है। सफोकेशन जो है होमिसाइडल भी हो सकता है। ये सारी इमेज मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। सफोकेशन जो है होमिसाइडल भी हो सकता है। होमिसाइडल कैसे हो सकता है, देखो, होमिसाइडल में मतलब पहली चीज तो मैं फिर से बता देता हूँ होमिसाइडल क्या होता है। होमिसाइडल होता है इरादतन हत्या, है ना। होमिसाइडल क्या होता है, इरादतन हत्या, मतलब सोच समझ के की जाने वाली हत्या, वो कहता है कहलाया जाता है होमिसाइडल, ठीक है। तो होमिसाइडल भी हो सकता है सफोकेशन। होमिसाइडल कैसे हो सकता है, मतलब इंटेंशनली स्मॉदरिंग विद पिलो या हैंड्स, ठीक है। मतलब यानी कि अगर जानबूझ के, मान लो जैसे कि लोग मूवीज में दिखाते हैं या फिर होता है रियल लाइफ में भी होता है कि भाई कोई किसी का मर्डर कर देता है इस तरीके का, तो भाई वो क्या करता है कि मुंह पे भाई तकिया रख के, मुंह पे हाथ रख के, है ना, किसी की मान लो है ना वहाँ पे स्मॉदरिंग करता है, तो फिर है ना वो जो है वहां पे वो एक होमिसाइडल है ना स्मॉदरिंग होती है, ठीक है। तो जो है सफोकेशन वो जो होती है होमिसाइडल भी हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये, यानी इंटेंशन। होमिसाइडल में अगर होमिसाइडल सफोकेशन की बात करें, तो होमिसाइडल सफोकेशन में हो सकता है हमारा इंटेंशनली स्मोदरिंग विद पिलो या हैंड, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। अब मैं एक और चीज बता दूं इसमें कि इफ हैंड्स यूज्ड इट लीड्स टू, अगर देखो, अगर सफोकेशन के लिए या स्मोदरिंग के लिए हैंड्स का यूज किया गया, देखो स्मोदरिंग दोनों तरीके से हो सकती है। स्मोदरिंग जो है पिलो के थ्रू भी हो सकती है ना वहां पे, और जो है हैंड्स के थ्रू भी है ना हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो हैंड्स का यूज किया जा रहा है वहां पे है ना स्मोदरिंग में, तो वहां पे क्या है कि वहां पे पेरिओरल इंजरीज वहां पे देखने को मिलेंगी, या जैसे है ना पेरिओरल इंजरीज में क्या देखने को मिल सकता है हमें, हमें अब्रेशन या फिर ब्रूजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हैंड्स का यूज किया गया भाई, जब हाथों से नाक और मुंह दबाया जाएगा भाई जो है मतलब है ना, वहां पे विक्टिम जो है वो तो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज वही है कि वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे जैसे कि मतलब मुंह सांस लेने की कोशिश में वो स्ट्रगल करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि भाई वो दांत उसके मतलब लिप्स में लग सकते हैं, लिप्स की वजह दांतों से लिप्स कट सकते हैं, या इंजरी आ सकती है। तो देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यूट्यूब याद रखिएगा। तो जैसे कि मान लो ये आपको इंजरीज वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्ट्रगल की वजह से है, वहां पे दांतों के निशान जो है दांत इस चीज में लगने की वजह से, है ना, या फिर स्ट्रगल की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमें अगर हैंड्स का यूज किया गया है, तो वहां पे हमें पेरिओरल इंजरीज देखने को मिल सकती है। पेरिओरल इंजरीज में क्या, जैसे अब्रेशन और ब्रूज देखने को मिल सकते हैं। अब्रेशन मतलब छिलना, और ब्रूज मतलब ये हम लोग इंजरीज में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सुपरफिशियल बता दे रहा हूँ। अब्रेशन होता है छिलना, और ब्रूज होता है मतलब एक तरीके से थोड़ा सा जैसे सूजन सी या ब्रूज निशान पड़ जाना। ब्रूज का मतलब होता है निशान पड़ जाना, इस तरीके से, है ना, वहां पे इस तरीके से, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं ब्रूज वगैरह, ठीक है, ठीक।
ओके। और वहां पे क्या, अगर हैंड से यूज किया तो पेरियोरल इंजरीज भी हो सकती हैं और लिप इंजरीज भी हो सकती हैं, क्योंकि भाई दांत जो है जब है ना लिप्स पे लगेंगे, क्योंकि भाई विक्टिम जो है वो स्ट्रगल करेगा, उसके स्ट्रगल की वजह से लिप इंजरीज भी वहां पे देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि भाई मुंह खुलेगा सांस लेने के लिए तो दांत में लिप्स में दांत लग सकते हैं उसकी वजह से, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। इन्फेंट्स एंड एल्डरली कैन बी इजिली स्मॉदर्ड, है ना। इन्फेंट्स और एल्डरली जो होते हैं उसमें स्मॉदरिंग है ना आसानी से मतलब है ना कॉज हो जाती है। रीजन उसका ये होता है क्योंकि वो जो होते हैं, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों में क्या होता है कि जो है उतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अपोज नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि बच्चे और बूढ़े में इतनी ज्यादा ताकत नहीं लगा पाते हैं ना अपोज करने के लिए। तो वो चीज है, इस वजह से ये लोग इजिली स्मॉदर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और स्मॉदरिंग जो होती है वो सुसाइडल जो होती है, रेयर 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 रेस्ट केस में ही हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्योंकि सिंपल सी चीज वही है कि भाई कोई इंसान अपनी नाक और मुंह बंद करके रखेगा, है ना, तो कब तक, जैसे ही मान लो उसको झटपटाने लगे सांस नहीं आएगी, अपने आप है ना वो नाक और मुंह छोड़ देगा, है ना। ऐसा हो सकता है। नहीं भी मान लो अगर ऐसा होगा तो भाई फिर जो है अपने हाथ से ही मान लो अगर पिलो रखेगा इस तरीके से, तो भाई मान लेते हैं किसी केस में बेहोश हो जाएगा तो अपने आप ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉदरिंग जो होती है वो वेरी अनलाइकली सुसाइडल होती है, ठीक है, मतलब नए ना के बराबर ही हो, पॉसिबल मतलब बहुत रेयर रेयरेस्ट केस में ही शायद ही हो ऐसा, ठीक है। देन फिर जो सफोकेशन का थर्ड मोड में है, थर्ड मोड ऑफ सफोकेशन जो है वो है गैगिंग, ठीक है। गैगिंग क्या होता है? गैगिंग मतलब, गैगिंग जो है गैग वर्ड से बना हुआ है। गैगिंग किससे बना हुआ है? गैग, ठीक है। गैग क्या होता है? गैग जो होता है मतलब गले में जब कोई चीज फंस जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं गैग, ठीक है। गैगिंग मतलब गैग क्या होता है? गले में कोई चीज जब फंस जाती है तो उसको कहते हैं गैग। और जब उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को सफोकेशन होता है, उसको कहते हैं गैगिंग, है ना। तो गैगिंग में क्या होता है? गैगिंग में होता है जैसे कि थ्रस्टिंग ऑफ क्लोथ या पैड, जैसे कि मान लो आपने मूवीज में देखा होगा कि जो मतलब है ना किसी के गले में मुंह में कुछ है ना कपड़ा वगैरह ठूंस देते हैं ना, इस तरीके से होता है, तो उसको कहते हैं गैगिंग, है ना। तो वही होता है, तो मान लो कुछ कपड़ा वगैरह ठूंस दिया किसी के मुंह में है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नेजो ओरोफैरिंग्स का, ठीक है। नेजो ओरोफैरिंग्स का जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे एस्फिक्सिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ठीक। तो क्या होता है कि थ्रस्टिंग ऑफ क्लोथ या पैड, या जो कि जिसे हम लोग गैग कहते हैं, गैग मतलब वो चीज जो कि मतलब जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज को जो है माउथ में मतलब है ना घुसेड़ दिया जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजो या ओरोफैरिंग्स हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एस्फिक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उसको कहते हैं गैगिंग, ठीक है। गैगिंग याद रखना, गैगिंग में क्या होता है कि किसी चीज को ठूंस दिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो गैगिंग में क्या होता है कि मतलब ठूंस दिया जाता है मतलब खुद से, है ना, मतलब मान लो किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, है ना, तो वो होता है गैगिंग, है ना। और एक होता है चोकिंग। चोकिंग में क्या होता है कि एक्सीडेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। देखो चोकिंग में क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंटल है ये, और गैगिंग में क्या था? गैगिंग में एक्सीडेंटल नहीं था, वो विलफुली हो रहा था वहां पे, है ना, जानबूझ के किया जा रहा था। चोकिंग में क्या होता है कि एक्सीडेंटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे होता है, मतलब जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, खाना खाने में खाना मान लो जो है एयर पैसेज में चला गया, ठीक है, तो जो है भाई वहां पे एयर पैसेज में चला गया, ठीक है, ट्रक, है ना, तो उसकी वजह से जो है ट्रैकिया में मान लो चला गया, तो फिर उसकी वजह से फिर क्या था कि चोकिंग वाली मतलब वो चोक हो गया, बंद हो गया वो, है ना, तो उसकी वजह से फिर वहां पे क्या था कि हमारी कंडीशन आ जाती है सफोकेशन की, ठीक है। तो चोकिंग में क्या होता है? एक्सीडेंटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है भाई, क्योंकि अटक जाता है गले में कुछ, फिर वही की अरे यार अरे यार मतलब है ना सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, फिर वहां पे एस्फिक्सिया की कंडीशन आ जाती है भाई, सांस नहीं आती, है ना, सांस नहीं आती फिर वहां पे, है ना, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, ठीक है, एस्फिक्सिया की कंडीशन आ जाती है ना हेल्दी पर्सन ड्यू टू फॉरेन बॉडी, ठीक है भाई, क्योंकि चोकिंग में क्या है, फॉरेन बॉडी चली गई है ना वहां पे, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर सांस नहीं आएगी, है ना, तो वही चीज होता है, फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाएगा। और उसको क्या कहते हैं? चोकिंग। जैसे कि मान लो फूड बोला हो सकता है, कॉइन हो सकता है, कुछ भी, तो मान लो बच्चा कॉइन निगल लेता है ना, उस केस में हो सकता है खाना खाते हुए जो है मतलब जिसे कहते हैं ना कि अरे यार खाना अटक गया हमारे है ना गले में, है ना, इस तरीके से रेस्पिरेटरी पैसेज ट्रैकिया में चला गया, है ना,
तो वो चीज हो सकती है ना, वहां पे उसकी वजह से चोकिंग हो जाती है। ठीक, तो ये होता है चोकिंग। तो डिफरेंस क्या है चोकिंग और गैगिंग में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देन फिर होता है कि हमारा अगर मान लो चोकिंग, फर्स्ट एड की बात करते हैं हम चोकिंग के केस में, मान लो कभी चोकिंग हो जाए किसी के, तो वहां पे हमें फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। चोकिंग के केस में जैसे हमें सबसे पहली चीज करनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं हेलमिल्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हेमिल्च मैन्यूवर। ठीक है, चोकिंग के केस में हमें क्या करना चाहिए, हेलमिल्च मैन्यूवर फर्स्ट एड में। उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रेशर लगाते हैं ओवर एपिगैस्ट्रियम। जैसे ये देखें, मान लो किसी पर्सन को चोकिंग हो रही है, उसमें क्या है कि हमें पीछे से उसको इधर की तरफ पकड़ना है एपिगैस्ट्रियम की साइड पे, देन फिर मतलब है ना उसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट देना है, उसको कहना है हल्का सा आगे की तरफ झुके, और जो है हमें उसको थ्रस्ट देना है एपिगैस्ट्रियम साइड पे। ठीक है, दोनों हाथों से इस तरीके से। ठीक है, और बार बार देना है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं हेलमिल्च मैन्यूवर। इसको सबको आना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। ये आपको नहीं पता होता कि कब मान लो इसकी जरूरत पड़ जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये एक बेसिक चीज है जो एक मेडिकल प्रोफेशनल को आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हेलमेट मैनूवर, या फर्स्ट एड में कर सकते हैं। ठीक है, इफ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग्स, है ना, लीड्स टू डिप्रेस्ड गैग रिफ्लेक्स, है ना, मोर चांसेस ऑफ शोकिंग। ठीक है, अगर देखो जैसे कि मान लो कोई पर्सन है वो इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब मान लो उसने दारू पी रखी है, या फिर कोई ऐसी मतलब गोलियां खा रखी हैं जो है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो गैग रिफ्लेक्स है ना वो स्लो हो गया है, तो ऐसे में क्या रहता है कि भाई चांसेस ज्यादा रहते हैं चोकिंग के। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है शोकिंग वाले केस में। मैं एक मिनट देख लूं, अच्छा हाँ, मैं काफी बड़ा है, मैं एक लेक्चर और ले लूंगा, लेकिन चलो मैं इसको आज खत्म करा देता हूँ। ठीक है, अब जो है इसमें चोकिंग से ही रिलेटेड में जो है मैं थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ, इसी के आसपास की चीजें, इसी से सिमिलर। इसी से चोकिंग से सिमिलर एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, शोकिंग से ही सिमिलर एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। ये कैफे कोरोनरी सिंड्रोम सिंड्रोम में क्या होता है कि ये देखा जाता है ओबीस पर्सन में, यानी जो मोटे लोग होते हैं ना उनमें ज्यादातर है ना वहाँ देखा जाता है। ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है ओबीस पर्सन में देखा जाता है, या तो फिर इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग पर्सन में देखा जाता है। ठीक है, कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो ओबीस पर्सन होता है या इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग पर्सन होता है, वो अंडरगोज अ सडन डेथ वाइल ईटिंग, मतलब खाते खाते जो है वहां पे वो सडन मतलब है ना उसकी डेथ हो जाती है ना। क्यों हो जाती है अब हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि कैफे कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे ओबीस पर्सन होते हैं या इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग पर्सन होते हैं, उसमें क्या होता है कि सडन डेथ हो जाती है खाते खाते। अब क्यों हो जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो कैफे कोरोनरी सिंड्रोम इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एल्डरली पर्सन है, मतलब बूढ़ा कोई है ना, या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, या कोई ओबीस पर्सन है ना वहां पे। तो इसमें क्या होता है कि भाई इनका जो है गैग रिफ्लेक्स है, मतलब एल्डरली पर्सन है भाई, एज हो चुकी है, तो उसका गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा मतलब है ना स्लो हो चुका होता है ना, ढंग से उतना काम नहीं करता है ना, उतना एक्यूरेटली, है ना। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होता है, इस वजह से भी उसका गैग रिफ्लेक्स जो होता है ना थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गैग रिफ्लेक्स क्या होता है। देखो, जब आप अपने मतलब मुंह में कोई चीज डालते हो, जैसे आप ब्रश करते हो और टंग क्लीनर करते हो, तो जबान बाहर निकाल के थोड़ा सा मतलब और टंग को क्लीन करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ भी चीज जैसे ही मान लो अगर ऐसा होता है ना कि गले के अंदर जाने को होती है वहां पे, तो तुरंत वहां पे जैसे नहीं कि वॉमिट ऐसी उल्टी टाइप की है ना आने लग जाती है, या कोई भी चीज फंस जाती है ना, तो उसको कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। मतलब कुछ भी गया अंदर खराब सा, जैसे आपने सोचा हो देखा होगा, कुछ भी मतलब कड़वा वड़वा खा लेते हैं तुरंत जो है अंदर से वो पलट देती है ना, बॉडी जो होती है तुरंत उसको बाहर निकाल देती है ना, गैग रिफ्लेक्स होता है। और बॉडी जो होती है उसको वॉमिट की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्स होता है, जो बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी या फिर अनडिजायर बॉडी जाती है वहां पे, कोई चीज जाती है, तो बॉडी होती है ना जो उसको तुरंत बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो वही है। अब इनमें क्या होता है, एल्डरली पर्सन हो गया, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गया, जैसे कि मान लो इंटॉक्सिकेटेड मतलब दारू वारू पीता है, वो खूब दबा के पी हुई है, ड्रग्स वगैरह लिया हुआ है उसने, तो वो क्या होता है कि भाई उसमें, या ओबीस पर्सन, उसमें क्या होता है कि उसका जो गैग रिफ्लेक्स होता है ना वो बहुत स्लो हो चुका होता है, डिप्रेस हो चुका होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई फॉरेन बॉडी जाती है, उसमें फॉरेन बॉडी जाती है, तो फिर वहां पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है विद नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब देखो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों नहीं होता यहाँ पे, जो है क्योंकि गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेस मतलब स्लो हो गया है।
अब जब गैग रिफ्लेक्स स्लो हो गया है तो इसकी वजह से क्या है कि वो फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो अंदर चला जाता है, और फिर जो होता है ना कि बॉडी उसको बाहर नहीं निकालती है ना, उसको कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना, रिफ्लेक्स नहीं देती उस पर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होता है ना। भाई सिंपल सी चीज वही है कि जब पता ही नहीं लग रहा है ना शरीर को कि भाई मतलब है ना अंदर है ना कुछ मतलब गलत चला गया है ना, वो उसके प्रति है ना रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा। अब जैसे कि मान लो कि इसको इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे कि मान लो घर है, घर में मान लो एक जो हमारा चौकीदार है, चौकीदार मतलब सो गया है, चौकीदार सो गया, भाई चोर घर में आएगा जब, है ना, चौकीदार सो गया, अब भाई जब चोर घर में आएगा चौकीदार तो सो रहा है भाई, है ना, तो सिंपल सी चीज, जब चौकीदार को सो रहा है उसको पता ही नहीं लग रहा, तो चोर तो फिर भाई घर में पूरा अंदर आता चला जाएगा, सिंपल चीज, घर में पूरा घुस जाएगा, है ना। तो सिंपल सी चीज वही है ना। तो कोई शोर शराबा होगा, कुछ कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी शोर शराबा होगा, नहीं होगा, सिंपल चीज। लेकिन अगर चौकीदार जाग रहा होता है तो फिर भाई जैसे ही चोर अंदर आने की कोशिश करेगा, है ना, यानी गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स मतलब चौकीदार यहाँ पे, है ना, तो जब चौकीदार जाग रहा होगा तो जैसे ही चोर अंदर आ, चोर मतलब कौन, फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगी तो चौकीदार क्या करेगा, तुरंत जो है भाई शोर मचाएगा पहली चीज तो, और डंडा मार के जो है भाई वहां पे चोर को भगा देगा, ठीक है। जैसा हमने चोकिंग के केस में देखा था, चोकिंग के केस में क्या था कि भाई फॉरेन बॉडी आई, है ना, और वहां पे क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ऐसे चोकिंग के केस में क्या था कि गैग रिफ्लेक्स सही से काम कर रहा था, तो जैसे ही चौकीदार ने देखा कि अरे ये तो चोर है, तो चौकीदार ने तुरंत शोर मचाया, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट किया वहां पे, और तुरंत जो है भाई वहां पे पहला कोशिश तो बॉडी खुद यही करती है कि खांसने के थ्रू है ना वहां पे उसको बाहर निकाल दे, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, गैग रिफ्लेक्स हुआ, और जो है खांसने के प्रति खांस खांस के बाहर निकाल दे, ठीक है, पहला तो यही करती है। अगर वो नहीं कर पाती है ना, ज्यादा मतलब खराब कंडीशन आ जाती है ना, ज्यादा ही फंस गया है अगर अंदर, तो फिर एस्फिक्सिया की कंडीशन आती है ना, वरना तो रेस्पिरेट गैग रिफ्लेक्स क्या होता है पहले ही निकाल देते हैं। जैसे हम लोग कभी नाश वाशा करते टाइम हमारे गले में कुछ चला जाता है ना, जैसे हम लोग देसी लैंग्वेज में कहते हैं ठसा लग गया, है ना, तो वो पहले ही बाहर निकाल देता है, सिंपल सी चीज में ये। अब लेकिन क्या है, जैसे एल्डरली पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड है, ओबीज है, उसमें क्या है कि उनके गैग रिफ्लेक्स स्लो हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब है ना फॉरेन पार्टिकल होता है वो फॉरेन बॉडी अंदर चली आ रही होती है, चली जाती है पूरा, और जो मतलब है ना गैग रिफ्लेक्स होता ही नहीं तो बॉडी को पता ही नहीं लगता। अब लेकिन अब वो जब अंदर आ चुकी है तो भाई वो तो अपना काम करेगा ही ना, तो फॉरेन बॉडी तो अपना काम करेगा ही, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा, एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा नहीं तो बॉडी को पता नहीं लगेगा। और भाई जब एयर ऑब्स्ट्रक्शन तो हो रहा है ना, भले ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेगल इनिबिशन ऑफ द हार्ट हो जाएगा, है ना, और उसकी वजह से क्या होगा भाई, सडन डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। और अपेरेंट कॉज क्या लगेगा वहां पे, देखने में क्या लगेगा कि डेथ किसकी वजह से हुई है, देखने में ऐसा लगेगा कि डेथ जो हुई है हमारी हुई है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। देखने में किस चीज से लगेगा, देखने में हमें ऐसा लगेगा कि भाई डेथ किस चीज से हुई है, डेथ हुई है हमारी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से। आई होप आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो पता ही होगा, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, एक तो हमारा होता है कैफे कोरोनरी सिंड्रोम, और दूसरा इसी से सिमिलर होता है, वो होता है हमारा क्रचे कोरोनरी, ठीक है, क्रचे, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं, दूसरा होता है हमारा क्रचे कोरोनरी, ठीक है। अब क्रचे कोरोनरी में क्या होता है, जैसे कैफे कोरोनरी सिंड्रोम होता है वही सेम चीज जो है वो क्रचे कोरोनरी होता है, लेकिन बस क्या होता है इसमें, क्या होता है कैफे कोरोनरी सिंड्रोम जो होता है एल्डरली पर्सन के लिए होता है और इंटॉक्सिकेटेड के लिए होता है, जबकि क्रचे कोरोनरी जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, यानी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए होता है। मतलब यानी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में अगर मान लो जो है उनका गैग रिफ्लेक्स उतना अच्छा नहीं होता छोटे बच्चों का, है ना, क्योंकि अभी हाल के बहुत नाजुक होते हैं, डेवलप हो रही होती है उनमें चीजें, तो उनका गैग रिफ्लेक्स उतना अच्छा नहीं होता है ना। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जब फॉरेन बॉडी अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है कि भाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, वही फिर है ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई गैग रिफ्लेक्स उनका है ना उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, और वही चीज हो जाती है कि वेगल इनिबिशन ऑफ द हार्ट हो जाता है, फिर सडन डेथ कॉज हो जाती है ना, और वही अपेरेंट कॉज क्या लगता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लगता है। तो ये क्रैचे कोरोनरी किस में देखने को मिलता है, हमें बच्चों के केस में देखने को मिलता है ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज जैसे ऐसी नहीं खिलानी चाहिए कि जो भाई मतलब साइज में बड़ी हो, है ना, इस तरीके से, जैसे टॉयज भी होते हैं तो टॉयज में भी लिखा आता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है ना,
तो वो सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है कि कैफे कोरोनरी वॉज कॉइन्ड बाय रॉजर हगिन, है ना। जो टर्म था कैफे कोरोनरी, है ना, वो जो थे रॉजर हॉगिन जो थे, HAUGEN, इनके इन्होंने यानी ये नाम दिया था। ठीक है, ओके। हाँ, तो एसेक्सिया में जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एसेक्सिया में हमने पढ़ लिया वहां पे स्ट्रैंगुलेशन पढ़ लिया, सफोकेशन पढ़ लिया, हैंगिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग एसेक्सिया में थोड़ा आगे, हम लोग एसेक्सियल डेथ में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ट्रॉमेटिक एसेक्सिया के बारे में। ठीक है, ओके। मैं फिर से बता दूं कि आगे दिखाई जाने वाली जो भी इमेज होंगी मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल चीज ये है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया के बारे में। ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से, नाम से ही पता लग रहा है ट्रोमैटिक, यानी किसी भी ट्रॉमा की वजह से, है ना। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा जो होती है कोई भी मतलब सीवियर इंजरी, किसी भी सीवियर इंजरी की वजह से, अगर होने की वजह से अगर वहां पे एस्फिक्सिया होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया। ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से, सीवियर हैवी इंजरी की वजह से, सीवियर इंजरी की वजह से, सीवियर इंजरी होती है ट्रॉमा, किसी भी सीवियर इंजरी की वजह से अगर एस्फिक्सिया की कंडीशन आती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में क्या होता है? देखो, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया मैंने आपको जनरल बता दिया, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। देखो, जैसे कि मान लो कोई ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में बता रहा सीवियर इंजरी की वजह से, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हैवी वेट अपॉन द चेस्ट। ठीक है, मतलब चेस्ट पे मान लो कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम वेट है ना, रख दिया है ना वहां पे, या इस तरीके वेट आ गया, तो वो एक ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया का केस कहलाएगा। ठीक है भाई, मान लो कि जैसे कि यहाँ पे है स्टैम्पेड है ना, या कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। स्टैम्पेड में बताता हूँ, भगदड़ जो होती है ना, हिंदी में कहते हैं भगदड़। जैसे अभी एक बहुत ही विख्यात मंदिर है, मैंने शायद कल ही है ना ये न्यूज देखी थी, और मंदिर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, साउथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पे क्या था, स्टैम्पेड हुई अभी, है ना, मतलब भगदड़ हुई जिसमें 3 लेडीज की जान चली गई। अभी अल्लू अर्जुन की भी एक मूवी आई थी, पुष्पा 2, उसमें भी भगदड़ हुई थी, स्टैम्पेड हुई थी, जिसमें एक माँ और एक बच्चे की और एक हस्बैंड की जान चली गई। तो वो होता है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड में क्या होता है ना कि भगदड़ मच जाती है, तो उसमें जो लोग कुचल जाते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं स्टैम्पेड। ठीक है, तो मान लो भगदड़ मची, है ना, कोई गिर गया, अब उसके ऊपर लोग चढ़ के निकल गए, तो क्या था कि जो चेस्ट था, उसके चेस्ट के ऊपर है ना लोग चढ़ के निकल गए ऐसे 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 ऐसे, तो भाई चेस्ट कम, चेस्ट पे इतना हैवी वेट की वजह से क्या था कि चेस्ट कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से वहां पे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया की कंडीशन बनी। ठीक है, या तो फिर मान लो कोई इंसान था, अर्थक्वेक के सीन में होता है कि भाई इंसान सो रहा है, ऊपर से छत गिर गई उसके ऊपर, है ना, तो वो भी ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया केस बनता है। ठीक है, ठीक। तो अब जब मान लो क्या होता है कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में, कि मान लो हैवी वेट अपॉन द चेस्ट, स्टैम्पेड या कोलैप्स में, इसमें, ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो मान लो कि स्टैम्पेड ही ले लेते हैं, स्टैम्पेड का केस ले लेते हैं। स्टैम्पेड में क्या होता है कि भाई लोग चेस्ट पे चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के निकल जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट हो जाता है, मतलब जैसे कि मान लो चढ़ के निकल के रह गए, निकल के रह गए, निकल के रह गए, तो क्या था कि जो उसका चेस्ट था उस पे मैकेनिकल फिक्सेशन हो गया, यानी कि एक बड़े लार्ज अमाउंट में वेट जो है, जो लोग चढ़ चढ़ के निकल रहे हैं, तो वो बना रहा काफी देर तक, जिस, है ना, मतलब सिंपल सी चीज है, काफी सारा वेट उसके चेस्ट पे बना रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन, मतलब जो लंग्स थे वो रेस्पिरेशन के लिए एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, है ना। ठीक है, अब भाई क्योंकि बार बार हमें लोग चढ़ के रह गए थे उसके ऊपर, तो इसकी वजह से उसके लंग मैकेनिकल फिक्सेशन हो गया था वहां पे, है ना, जिसकी वजह से क्या था कि लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। जब लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे तो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से एसिडिया की कंडीशन आ गई वहां पे, एंड फिर पर्सन की डेथ हो गई। और वो एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का, या डेथ फ्रॉम ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कहा जाएगा उसको। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो मान लो किसी के ऊपर कोई स्टैम्पेड हो गया या बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, तो उसमें और क्या हो सकता है कि ब्लॉकेज ऑफ वीनस रिटर्न फ्रॉम द अपर बॉडी। ठीक है, अब क्या था अपर बॉडी में, जैसे कि मान लो ये चेस्ट रीजन था, ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि भाई बड़ा सा मान लो पत्थर गिर गया या ईंटा गिर गया, है ना, इस तरीके से, तो अब क्या था कि इसकी वजह से क्या था कि जो अपर बॉडी से जो है भाई, मतलब है ना, जो है वहां पे ब्लॉकेज हो गया, मतलब वीनस रिटर्न, मतलब ब्लड का जो है ब्लॉकेज हो गया, रिटर्न नहीं होता है। ठीक है,
तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, मैस्क्यू इकाइमोटिक के, मैस्क्यू इकाइमोटिक है। प्लीज मेरे प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पे देखने को मिल सकता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के केस में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपके लिए टॉपिक जल्दी कवर हो जाए, है ना, ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ सके, एस्फिक्सियल डेथ वाला जल्दी कवर हो जाए, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे या फंसे तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये जो भी इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज यूट्यूब पे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब कम्युनिटी वगैरह का वो नहीं है, मैं सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है ये सारी इमेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो बेबी है जो है वहां पे मतलब फंस गया अर्थक्वेक वाली सिचुएशन में, ठीक है। और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया देख लिया हमने। अब एक होता है एस्फिक्सिया में ही पोजिशनल एस्फिक्सिया। पोजिशनल एस्फिक्सिया क्या होता है, देखो पोजिशनल यानी पोजीशन की वजह से, है ना, होने वाला एस्फिक्सिया, है ना, पोजीशन की वजह से होने वाला एस्फिक्सिया कहलाता है पोजिशनल एस्फिक्सिया, ठीक है। पोजिशनल एस्फिक्सिया में क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो उल्टे सीधे लेटे हैं, अब उसकी वजह से क्या था कि लंग पे प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा, वो एक पोजिशनल एस्फिक्सिया का केस आ गया, है ना। सिंपल चीज, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ लंग एक्सपेंशन, मतलब लंग्स का एक्सपेंशन रुक गया, है ना, ड्यू टू अबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन अल्कोहलिक्स देखा जाता है, ठीक है। मतलब देखो जैसे स्टैम्पेड में भी क्या हो रहा था कि लंग्स जो थे ना एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा मैकेनिकल फोर्स आ रहा था। पोजिशनल एस्फिक्सिया में क्या, मान लो उल्टे सो गए, है ना, किसी ऐसी पोजीशन में सो गए, उल्टे सो गए, और क्या था कि प्रेशर काफी लग रहा था लंग्स पे। अब लंग्स क्या था, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उस पोजीशन की वजह से। जैसे कि मान लो उल्टी सीधी पोजीशन में, स्पेशली इन एल्कोहलिक्स देखा जाता है, मतलब शराबी लोगों में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, पोजिशनल एस्फिक्सिया का केस ना। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, जो डेथ कॉज होती है वो या एस्फिक्सिया कॉज होता है उसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल एस्फिक्सिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे पोजिशनल एस्फिक्सिया का एक एग्जांपल है जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब्डोमिनल ऑर्गन कंप्रेस कर दे देते हैं लंग्स को। देखो ये है जैक नाइफ पोजीशन। देखो जैक नाइफ पोजीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जैक नाइफ पोजीशन में क्या हो रहा है। देखो ये जो पर्सन है, मान लो ये दारू पी के आया घर पे, और जो है इसको कोई जगह मिली, मान लो कुछ ऐसी उल्टी सीधी जगह थी। अब उस पे क्या था, ये ऐसा तिरछा होके लेट गया, है ना, तिरछा होके जो लेट गया। अब क्या था कि ये जो इसके अब्डोमिनल ऑर्गन्स थे, इस पे लंग्स पे प्रेशर डाल रहे थे, लंग्स तो वैसे ही कंप्रेस्ड हो रहे थे, एक्सपैंड करने को उसको मौका नहीं मिल पाता, और ये जो अब इसके अब्डोमिनल ऑर्गन्स थे, है ना, तिरछे होने की वजह से इसने भी इसके लंग्स पे प्रेशर डाला, जिसकी वजह से क्या था कि लंग्स जो है सही से एक्सपैंड नहीं हो पाए। जब लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं हो पाए तो वहां पे फिर एस्फिक्सिया की कंडीशन आ गई। और क्योंकि इसकी इस पोजीशन की वजह से एस्फिक्सिया हुआ है, इसकी वजह से इसको कहते हैं पोजिशनल एस्फिक्सिया। और ये जो पोजीशन है ऐसी तिरछी वाली, है ना, इसको कहते हैं जैक नाइफ पोजीशन। ओके ओके, दूसरा पोजिशनल एस्फिक्सिया का एग्जांपल है इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन। इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन का मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखो जैसे कि क्रूसिफिक्शन का मतलब हमें मालूम है सूली, क्रूसिफिक्शन का मतलब क्या होता है, सूली चढ़ाए जाना, ठीक है। एक सेंट थे, सेंट पीटर थे, पता नहीं कौन थे, याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम। उनको क्या था ना कि उल्टा सूली पे चढ़ा दिया गया था, मतलब जैसे कि मान लो ये रहे पैर, है ना, ये बॉडी, ये हाथ इधर इधर, है ना, और ये मुंडी, है ना। वो क्या था कि उनको जो है वहां पे भाई, है ना, उल्टा सूली पे चढ़ा दिया गया था, ऐसे लटका के। अब क्या था, उसकी वजह से क्या था कि कंप्रेशन ऑफ द लंग्स हो रहा था बाय इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या था कि जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो प्रेशर लगा रहे थे इधर की साइड पे, नीचे की साइड पे। अब लंग्स को कंप्रेस होना, लंग्स को एक्सपैंड होना था इधर की साइड पे, है ना। तो अब क्या था कि इसकी वजह से ये जो प्रेशर इधर लग रहा था इंटरनल ऑर्गन्स का, इसकी वजह से लंग्स इधर एक्सपैंड नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या था कि लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पा रहे थे, तो फिर वहां पे एक पोजिशनल एस्फिक्सिया की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो वो जो एस्फिक्सिया था उस उल्टी पोजीशन की वजह से था, तो उसकी वजह से वो एक केस बना पोजिशनल एस्फिक्सिया का, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन, ठीक है। इन्वर्टेड क्रूसिफिक्शन के एस्फिक्सिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ लंग्स बाय इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
देन फिर जो है हमारा एक सिक्सिया का और हमारा बनता है एक केस जिसे हम लोग कहते हैं बर्किंग। ठीक है, सिक्सिया का ही एक केस है जिसे हम लोग कहते हैं बर्किंग। अब ये जो बर्क है, बर्किंग जो है वो एक्चुअल में क्या था कि ये जो नाम आया बर्किंग, ये दो भाई हुआ करते। मैं इसकी बताता हूँ कि ये सीन क्या था कि दो भाई हुआ करते थे, क्रिमिनल भाई, है ना। उनका नाम था विलियम बर्क, हाँ विलियम बर्क और विलियम हैरेट। ठीक है, ये जो है उन दो भाइयों का नाम था। ठीक, तो उनके नाम पे पड़ा था ये बर्किंग का नाम जो है। अब इसमें बर्किंग में होता क्या है कि देखो, एक, मैं पढ़ा रहा हूं अभी, पढ़ा रहा हूं। हाँ कर दे रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कहा जाता है वर्किंग, है ना। तो वर्किंग में क्या होता है कि जो है कि, और एक्चुअली मैं स्टोरी बताता हूँ कि वो विलियम बर्ग की स्टोरी क्या थी। एक्चुअली जो विलियम बर्ग थे, जो भाई थे विलियम, है ना, विलियम बर्ग और विलियम हैर, HARE, वो दो भाई थे। अब वो दो भाई क्या करते थे, मतलब फॉरेन कंट्री की बात है ना। तो वो मैं बताता हूँ कौन सी कंट्री की बात है ये बात है, शायद यूरोप की बात है कि पता नहीं किस कंट्री की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वो लोग क्या करते थे कि मतलब उस टाइम पे क्या था, जो मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, तो वहां पे क्या करते थे कि जो भाई डाइसेक्शन वगैरह के लिए, एनाटॉमी वगैरह सिखाने के लिए जो बॉडीज की जरूरत हुआ करती थी, है ना। तो वहां पे इतनी आसानी से वही वहां बॉडी मिला नहीं करती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि उन्हें, मतलब है ना, हॉस्पिटल्स वाले फिर भाई बॉडी जो होती थी डाइसेक्शन वगैरह के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए बॉडी पैसों में खरीदा करते थे, है ना, और बॉडी इतनी आसानी से मिला नहीं करती थी। तो वो तो भाइयों को जब इसका पता चला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों का मर्डर करना शुरू किया। लोगों का मर्डर करना कैसे शुरू किया कि वो क्या करते थे, गरीब गरीब या रास्ते में जो भी गरीब लोग मिला करते थे, क्या किया करते थे कि जैसे कि मान लो ये कोई पर्सन है ना, वहां पे ये कोई पर्सन है ना, जो है मान लो ये रहे उसके हाथ और ये रहे पैर। तो वो दो भाई किया किया करते थे कि जो है एक भाई जो था वो चेस्ट पे चढ़ जाता था, एक भाई चेस्ट पे चढ़ जाता था, और एक भाई क्या किया करता था कि एक भाई और जो है अपने दोनों हाथों से नाक और मुंह बंद कर दिया करता था। ठीक है, एक भाई जो है चेस्ट पे चढ़ जाता था विक्टिम के, और एक भाई क्या किया करता था कि अपने हाथ से नाक और मुंह बंद कर दिया करता था विक्टिम के, है ना, जो है। तो इस तरीके से क्या था कि जो है विक्टिम जो है सफोकेशन से मर जाता था। ठीक है, तो बहुत मतलब फेमस क्राइम था ये उस टाइम का। बहुत, कम से कम उन्होंने 16-17 लोगों की जान ली थी। और वो क्या करते थे कि जो है मतलब ऐसे ही डेथ कॉज कर देते थे, मार देते थे लोगों को, और बॉडी जो थी फ्रेश बॉडी तुरंत है ना मेडिकल कॉलेज में वहां पे दे देते थे। अब मेडिकल कॉलेज वालों को शक ऐसा हुआ जब उन्होंने ये चीज देखी कि मतलब इतने जल्दी जल्दी ये बॉडीज ला कहाँ से रहे हैं, और एक महीने में ही इतनी इतनी सारी बॉडी बार बार फ्रेश बॉडीज ये लोग ले आते हैं, है ना। तो उन्हें शक हुआ। फिर एक दिन जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस के थ्रू कराई, तब पता चला कि ये लोग ऐसे करके वहां पे मर्डर कर रहे थे लोगों का इस तरीके से। ठीक है, इन्होंने कम से कम 15 से 16 मर्डर किए थे ऐसे। तो ये सीन था। ठीक है, ये सब मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ। तो उसके ही उन दोनों के नाम पे ही इसका नाम पड़ा बर्किंग। जैसे आप ये देख पा रहे ना, जैसे चेस्ट पे, ये चेस्ट पे भी कंप्रेशन कर रहा है ये अपनी लेग से, है ना, चेस्ट पे प्रेशर देके, और एक हाथ से देखो ये यहाँ पे नोज एंड माउथ को जो है वहां पे बंद कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है बर्किंग। ठीक है, तो बर्किंग में क्या होता है कि एक्यूज सिट्स ऑन द चेस्ट ऑफ विक्टिम एंड क्लोज माउथ एंड नॉस्ट्रिल। मतलब एक्यूज जो होता है वो चेस्ट पे, मतलब है ना, चढ़ जाता है, बैठ जाता है, और जो विक्टिम के क्या होता है नाक और मुंह बंद कर लेता है, मतलब प्रेशर चेस्ट पे भी लगता है, नाक और मुंह पे भी। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है बर्किंग का, ये होमिसाइडल है, यानी कि ये मतलब होमिसाइडल मैकेनिज्म है, एक्सीडेंटल नहीं है, होमिसाइडल है ना, वहां पे। ठीक है, और इसमें बर्किंग में क्या होता है कि स्मॉदरिंग और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। जैसे स्मॉदरिंग, ये जो हिस्सा है ये स्मॉदरिंग का हिस्सा है भाई, नाक और मुंह दबा लेना। और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया क्या है, क्योंकि भाई जो चेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे हमने देखा था स्टैम्पेड में, तो वो ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया भी इसमें। तो जो बर्किंग है, बर्किंग में स्मॉदरिंग और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन फिर हमारा इसका लास्ट आता है हमारा एसिडियल डेथ का, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरलेइंग। ओवरलेइंग नाइन से ही पता लग रहा है, ओवरलेइंग मतलब इसके, मान लो जैसी कोई चीज है उसके ऊपर जो है लेट जाना,
ओवरडेइंग कहता है, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे के ऊपर मान लो कोई पेरेंट है और सो गया, है ना, ठीक है, ओवरडे कर गया, है ना, एक के ऊपर एक, है ना, मतलब सुला रहा होगा, गलती से सो गया, उसको नींद आ गई तो बच्चे के ऊपर ही सो गया, है ना, तो वो हो जाता है ओवरडेइंग। माँ सो रही थी, माँ ने करवट ली, बच्चे के ऊपर ही सो गई, तो वो हो जाता है ओवरडेइंग का केस, ठीक है। ओवरटेक के केस में क्या होता है कि लार्जर पर्सन शेयर द बेड विद द स्मॉल बेबी। बच्चों के केस में देखा जाता है ये, मतलब बच्चे के साथ है ना कोई बड़ा पर्सन सो रहा है और वो मान लो करवट ली, बच्चा दब गया और उसकी फिर डेथ हो गई है ना वहां पे, ठीक है। मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, स्मॉदरिंग। अब भाई क्योंकि बच्चे के नाक और मुंह बंद हो गए और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया भाई, और क्योंकि चेस्ट पे प्रेशर लग रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, ओवरटेक में स्मॉदरिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया दोनों इन्वॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा एसेक्सुअल डेथ का हमारा सब कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। एंड मैं बता दूं आपको कि जो है मेरी क्लासेस जो होती हैं 7 से 8 होती हैं, अगर आपको लाइव ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं कंप्लीट एफएमटी फर्स्ट टर्म की मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कंप्लीट एफएमटी पढ़ाऊंगा भी, अगर सब कुछ अच्छा चला तो। अगर रिव्यूज अच्छे मिले तो मैं कंप्लीट एफएमटी पढ़ाऊंगा, नहीं तो देखूंगा आगे क्या करना है। तो वही चीज है, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे और एफएमटी लेक्चर्स की, तो आप उसमें बाकी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू।